नमस्कार, मैं हूं बिलाल मलिक और आप देख रहे हैं पूछता है उत्तर प्रदेश। जी हां, पूछता है उत्तर प्रदेश में आज हम बात करेंगे टेबल टॉक कितनी खास। जी हां, किसान और सरकार के बीच बातचीत चल रही है। कई घंटे का वक्त बीत चुका है, सरकार और किसानों की जो है वार्ता चल रही है। सवाल यह है कि जो बातचीत हो रही है, ये जो वार्ता हो रही है, वो कितनी खास है। क्या जो कृषि बिल को लेकर, जो कृषि कानूनों को लेकर जो तकरार चली आ रही है, वो खत्म होगी? किस तरह से होगी? कैसे समाधान निकलेगा? क्योंकि समाधान होना अब आवश्यक हो गया है। लंबा वक्त होता हुआ जा रहा है, लगातार दिन और तारीख बदल रही है, लगातार अब इस समस्या का समाधान हो, इस तरह की अब मांग भी उठने लगी है। जनता भी चाहती है कि सरकार और किसानों के बीच जो टकराव चल रहा है नए कृषि कानूनों को लेकर, अब वो खत्म होना चाहिए। सवाल यह है कि खत्म कैसे होगा? जो बातचीत हो रही है, उस बातचीत से समाधान निकलेगा? गतिरोध खत्म होगा तो कैसे होगा? किस तरह से इस पूरे आंदोलन को खत्म किया जाए? सरकार अपने तरीके से इस पूरे आंदोलन को खत्म करने की कोशिश कर रही है, संशोधन करने को जो है बातें सरकार की तरफ से कही गई, लेकिन किसान लगातार कृषि बिल को वापस लेने की मांग पर अड़े हैं। उसी को लेकर आज जो बातचीत हो रही है, अब देखना होगा कि क्या कुछ समाधान निकलता है, किस तरह से बीच का रास्ता निकलेगा। इसी पर विस्तार से बातचीत करेंगे और खास चर्चा करेंगे। इसी चर्चा में शामिल होने के लिए खास मेहमान मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ कराते हैं। मेरे साथ सपा नेता अरविंद कठेरिया हैं, जो कि जो है सपा का पक्ष रखेंगे। अरविंद कठेरिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही किसान नेता जो कि किसानों का पक्ष रखेंगे, राजेंद्र यादव भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। राजेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। राजेंद्र जी, टेबल टॉक कितने खास, पहला सवाल मेरा आपसे यही है। देखिए, मैं एक अपनी बात यहाँ से शुरू करूँगा। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, अब हिमालय से नई गंगा निकलनी चाहिए। किसान एक सकारात्मक रुख के साथ सरकार से बात करने के लिए गया है और सरकार को भी अब थोड़ा सा झुक जाना चाहिए, क्योंकि बहुत लंबा समय हो गया है। क्योंकि किसान नहीं चाहते हैं कि जो देश की अर्थव्यवस्था है वो पहले से खराब है और ज़्यादा खराब हो, क्योंकि कहीं ना कहीं इस आंदोलन से पूरा देश जो है वो प्रभावित है। और दिल्ली देश की राजधानी है, जहाँ से पूरा देश चलता है, तो सारे काम रुके हुए हैं। किसान भी अपना काम छोड़ के सड़कों पर लेटा हुआ है। कोई उनको शौक नहीं है कि बस सड़क पर इतनी ठंड में लौटे, क्योंकि आप देख रहे हैं पारा भी निरंतर नीचे जा रहा है। तो सरकार का रुख सकारात्मक हो, ये मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, और आज कुछ ना कुछ हल निकले, ये भी मेरी भगवान से प्रार्थना है। बिल्कुल जी, उम्मीद करते हैं कि जो है बीच का रास्ता निकले, समाधान हो। क्योंकि जिस तरह से 1 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, जिस तरह से आंदोलन चल रहा है, कहीं ना कहीं इसको जो है खत्म होना चाहिए। अरविंद जी, आपको क्या लगता है, आज जो बातचीत हो रही है, खत्म होगा आंदोलन, समाधान हो पाएगा? बिलाल जी, मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि लगभग 4 घंटे हो चुकी है। केंद्र सरकार और किसानों के बीच में लगातार वार्ता जारी है, किंतु केंद्र सरकार बिंदुओं पे बात करना चाहती है, लेकिन हमारे देश के अन्य पूरक किसान, जिनको हम एक प्रकार से भगवान कहते हैं, अन्नदाता कहते हैं, वो ये कह रहे हैं कि मुझे तीनों शर्तें नामंजूर हैं और उन्हें निरस्त करें। समस्या बिलाल जी सिर्फ इन तीनों कानून को निरस्त करने की नहीं है। 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी जब सरकार में आई, इन्होंने 2015 से जगह जगह अडानी और अंबानी के जो गोडाउन थे वो शुरू कर दिए और वो लगभग बनकर तैयार हो चुके हैं। दूसरी बात मैं आपको कह देना चाहता हूं कि देखिए, अगर कानून चलो निरस्त भी हो जाते हैं तो हमारे देश में जो अन्न की खरीदारी करती है एमएसपी पे, एक ही कंपनी है एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, वो इसकी खरीदारी करती है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब ये सरकार 2014 में आई थी, उस समय 1,70,000 करोड़ इनको सब्सिडी देनी थी केंद्र सरकार को, एफसीआई को, ठीक है ना, और 1,40,000 करोड़ उनका उधारी था, इन्होंने जो नहीं दिया। इसके बाद आगे चल के ये आपके ये 14 और 15 में इस पे, मतलब इसके पहले जब ये आए थे तो 91,401 करोड़ रुपया एफसीआई का मतलब बकाया था।
और 14-15 में, एक साल बाद 15 में 10,000 करोड़ और बढ़ गया। ठीक ना, एफसीआई को किस तरह बर्बाद कर दिया गया है। अगर ये कानून मान भी लेते हैं तो खरीदारी करने वाली एफसीआई कंपनी की इतनी दुर्गत हो गई है कि मैं बता दूं 16-17 में 1,32,000 करोड़ इन पे उधारी हो गई। इसके बाद 17-18 में 1,92,000 करोड़ उधारी हो गई। 18-19 में 2,65,732 करोड़ उधारी हो गई और ये लास्ट 20 तक जाके 3,15,000 करोड़ उधारी हो गई। और इनका कर्जा अगर मोटा मोटा मान ले तो 3.5 लाख से 4,000 करोड़ आज के डेट में एफसीआई के पास उधारी है। एफसीआई कंपनी की हमारे देश में ऐसी स्थिति कर दी गई है कि अगर वो चाह कर भी काम करना चाहे तो ना कर पाए, ये समझिए। दूसरा बात, एफसीआई ने अडानी के गोडाउन से अडानी के साथ एक ऐसा समझौता कर लिया कि जो वो खरीदारी करेगी उसका अनाज सीधा अडानी के गोडाउन में जाएगा और 700 करोड़ एफसीआई जो है 700 करोड़ रुपया उनको देगी अडानी जी को। ठीक है ना, तो ये नियम तो पहले लागू कर दिए गए हैं। ये तो अब हमारे देश के किसान जाग पाए। यानी कि आपको कहने का मतलब यह है कि सोची समझी साजिश है और ये बहुत पहले तगड़ी ही जो है साजिश इसकी है, रणनीति बन जो चुकी थी हमें पूरे अभी काम हमारे को। किसान बुद्धिजीवियों को भी पूरी बातें नहीं पता चल पा रही। ये तो देखिए, इन्हें पता है कि एफसीआई खरीदारी करती है, उनका पहले तालमेल बिठा दिया उसके साथ, पहले से गोडाउन बना दिए गए। अब ये अगर मान क्यों नहीं रहे हैं? अगर ये मानने को तैयार भी हो तो इन्हें उद्योगपति नहीं मानने दे रहे हैं। जो हमारे देश में बड़े उद्योगपति बैठे, अडानी और अंबानी बैठे हैं, वो इनको नहीं मानने दे रहे हैं क्योंकि इनकी सारा सिस्टम बन चुका है पहले से। इन्होंने रेलवे लाइन के किनारे जगह जगह 1280 जगह पे अपने कोल्ड सेंटर बना दिए हैं। ये मैं कहना चाहता हूँ। यानी का आपका मतलब यह है कहने का यहाँ पर कि जो है प्राइवेट कंपनियां जो है या फिर उद्योगपति हैं, सिर्फ इस केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार उनको फायदा पहुंचाने का काम कर रही है। जी बिल्कुल, केंद्र सरकार टोटल इनके फेवर में काम कर रही है। और मैं आपको दूसरी बात और बता दूं कि हमारे देश के आदरणीय मोदी जी एक ऐसे इकलौते प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने एक भी पीएसयू का निर्माण नहीं किया। मैं आपको बता दूं, जब 1952 में पहली बार सरकार बनी थी तो सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू ने, आपको मेरे पास लिस्ट भी है उसकी, ये भारत पेट्रोलियम, आदरणीय जवाहरलाल नेहरू ने भारत पेट्रोलियम सबसे ज्यादा पीएसयू सबसे पहले तैयार किया। फिर नेहरू जी के कार्यकाल में 33 पीएसयू तैयार किए गए। इसके बाद लाल बहादुर शास्त्री जी आए, उन्होंने अपने कार्यकाल में 6 पीएसयू तो मानना तैयार पड़ेगा कि पूर्व की सरकारों में जो है इस तरह के कदम उठाए गए हैं, तो मानना पड़ेगा। जी 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 बिल्कुल सर, बिल्कुल। इंदिरा गांधी जी ने 46 पीएसयू बनाए। एक मिनट और रुक जाइए। जनता पार्टी ने 10 पीएसयू बनाए। इंदिरा गांधी जी जब दोबारा आई तो 17 रॉयल इंडिया कॉर्पोरेशन जैसा पीएसयू उन्होंने तैयार की। राजीव गांधी जी ने 16 पीएसयू, पीवी नरसिम्हा राव ने 13 पीएसयू और आपके अटल जी ने 19 पीएसयू बनाए और मनमोहन जी ने 24 पीएसयू बनाए। हमारे मोदी जी ने कि पूर्व जो है उन्होंने पीएसयू सरकारों ने खत्म करने का काम बिल्कुल क्षेत्र में जो है बड़े से बड़ा कदम उठाया, लेकिन जब से केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार है तो इस तरह का कोई कदम नहीं उठाया गया। राजेंद्र जी, आपको क्या लगता है ये जो गतिरोध है ये खत्म कैसे होगा और किस तरह से होगा? देखिए, गतिरोध जो खत्म होने की कोई ऐसी बात नहीं है कि अगर सरकार की मंशा साफ हो तो बिल्कुल गतिरोध तो पहले दिन से ही खत्म है, क्योंकि किसानों ने कोई ऐसी चीज की मांग नहीं करी है जिसे सरकार ना दे पाए। आप इस चीज से अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई जो ये कानून है, कानून एक अध्यादेश के रूप में आया था और अध्यादेश लाने की ऐसी क्या विषम परिस्थिति देश के ऊपर आ गई थी, जबकि देश एक या विश्व पूरा का पूरा एक दूसरी दिशा में कार्य कर रहा था। तो कहाँ आपको सीधा सीधा कृषि जगत को फायदा पहुंचाने की बात आपके दिमाग में अचानक से कैसे आ गई? इसके लिए आप संसद खुलने तक का इंतजार भी नहीं कर पाए। आपने एक महामारी के समय जब पूरा देश नहीं पूरा विश्व क्या कहते हैं बंद था, मंदी के दौर से गुजर रहा था, आखिर आपने ऐसा क्या सोचा? क्योंकि इनकी जो इस बिल को लाने के पीछे जो मंशा जो है पूरी साफ दिखाई दे रही है कि इनकी मंशा जो है वो सिर्फ उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने वाली बात है। कि अगर इस बिल को लेकर सरकार ने पहले से रणनीति बना चुकी थी तो क्या एक मौके की तलाश थी कि किस तरह से इस बिल को लाया जाए?
देखिए, रणनीति तो इनकी कोई ऐसी तैयार नहीं थी, सिर्फ इनका सीधा सीधा ये था कि भाई उद्योग जगत को कैसे सीधा सीधा फायदा पहुंचा जाए, क्योंकि जब कोरोना काल में जब सारे उद्योग जगत के पहिए बंद हो गए थे तो कृषि जगत से 3.86% का इजाफा देश की राजस्व में हुआ था। तो तभी इन्होंने अपना एक आनंद फानन में एक मीटिंग बुलाई, अपने अंदर अंदर इन्होंने काम किया कि सीधा सीधा क्या कहते हैं, कृषि जगत में उद्योगपतियों का प्रवेश करवा दो, इससे कभी भी उद्योग ये एक ऐसा जगत है कृषि जगत जो कि कभी घाटे में नहीं जाना है, तो उद्योगपति क्यों ना इसका सीधा सीधा लाभ उठाएं। और ये मैं आपको बता दूं, इसमें सीधा सीधा किसानों का ही नुकसान नहीं है, इसमें आम आदमी का भी नुकसान है। आज आप कहते हो कि भाई आपकी फसल क्या कहते हैं उद्योगपति खरीदेंगे या बाहर से आए हुए व्यापारी खरीदेंगे, वो अपनी मर्जी से क्या कहते हैं उसको इकट्ठा करेंगे। ले तो मैं ये भी पूछना चाहता हूं, चलो अपनी मर्जी से खरीद लिया, अपनी मर्जी से उन्होंने इकट्ठा कर लिया, लेकिन जब सरकार को उसकी जरूरत पड़ेगी तो वो अपनी मर्जी से बेचेंगे भी तो सही, उसका कहीं ना कहीं हर्जाना जो है वो आम आदमी को भुगतना पड़ेगा। पहले किसान भुगतेगा, फिर आम आदमी भुगतेगा। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं जो है इसका असर आम जनता पर ही पड़ेगा और उसका सीधा नुकसान किसानों को होगा। लेकिन राजेंद्र जी, इस तरह से इस पूरे किसान आंदोलन को एक दूसरा रूप देने की भी कोशिश की जा रही है। लगातार ये दावा किया जाता है कि इस पूरे आंदोलन को टेक ओवर किया जा चुका है, खालिस्तानी वहां पर पहुंच चुके हैं या फिर टुकड़े टुकड़े गैंगों के हाथ में पहुंच चुका है। क्या आपको नहीं लगता कि किसान आंदोलन के मनोबल को तोड़ने के इस तरह से काम किया जा रहा है और इस तरह के आरोप लगाना अन्नदाता के ऊपर, देखिए कितना गलत तो कितना सही? मैं आपको बताऊं, किसान को क्या है, किसान का मनोबल तो कोई तोड़ नहीं सकता, ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि किसान वो है जो तपती धूप में और बरसते हुए ओले में काम करना जानता है, तो उसका मनोबल सरकार का कोई नहीं तोड़ सकता। दूसरी बात यह है कि सरकार का खुद मनोबल टूटा हुआ है, उसका मैं जीता जागता उदाहरण मैं आपको दे देता हूं। अभी आपने पिछले कुछ दिनों से देखा होगा कि कुछ कथित रूप से संगठन जो हैं वो राष्ट्रपति जी के नाम से ज्ञापन देने के लिए जाते हैं कि हम इस बिल का समर्थन करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक परस्पर विवाद वाली जो स्थिति है वो पैदा करने के लिए सरकार बनी हुई है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो लोग समर्थन के लिए जाते हैं उनसे मिलने के लिए स्थानीय सांसद, स्थानीय विधायक या जो भी वहां से संबंधित मंत्रियां हैं वो उनके पास तुरंत 1 घंटे में पहुंच जाते हैं। लेकिन ऐसा क्या हो गया जो लगभग आप देख सकते हैं इतने लंबे समय से जो आंदोलन चल रहा है, ना स्थानीय विधायक पहुंच रहे हैं, ना स्थानीय सांसद पहुंच रहे हैं, और मंत्रियों की तो भरमार है, पूरा देश के मंत्री आपके कहते हैं दिल्ली में बैठे हुए हैं। तो वो लोग इतने पास नहीं जा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग जो चंद लोग जो समर्थन के लिए जाते हैं उनसे मिलने के लिए तुरंत पहुंच जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक परस्पर विवाद वाली स्थिति करके एक प्रायोजित कार्यक्रम इन्होंने कर रखा है कि जिससे किसान को लगे कि भाई अब भाई से भाई को लड़ाया जा रहा है। लेकिन हम तो पहले कहते हैं भाई किसान के परिवार से ही जवान आते हैं। आप पहले जवान और किसान को लड़ा रहे थे, लेकिन अब आपने तीसरा एक विकल्प इसका तैयार कर लिया है, किसानों के भी गुट आप बनाने के लिए तैयार है। कहीं ना कहीं आप जो कहते हैं कि भाई इसमें कहीं ना कहीं विपक्ष का हाथ है, मैं तो कहता हूं सीधा सीधा सरकार चाह रही है क्या कहते हैं किसान से बढ़े। तो आपकी मंशा जो है बहुत खराब है, आप अपनी मंशा ठीक कीजिए। किसान आपके द्वार पर बैठे हुए हैं, आप उनकी बात सुन लीजिएगा। आप जहां किसान खुश है वहां आपको खुश हो जाना चाहिए। आप करने तो उन्हीं के लिए भला चाह रहे हैं, जब वो नहीं कह रहे कि भैया इस बिल से हमारा भला होगा, तो आप ऐसा भला करके क्या करोगे। बिल्कुल, ये बड़ी अहम बात आपने कही है, क्योंकि किसान अगर जिस तरह से पूरे कृषि बिल को लेकर जो मांग कर रहे हैं, और जो बिल कृषि कानून जो है किसानों के लिए लाया गया, अगर उससे कोई फायदा नजर नहीं आ रहा किसानों को, किसान नहीं चाहते, तो कहीं ना कहीं उस पर विचार सरकार को करना चाहिए। अरविंद जी, आपको क्या लगता है, जो आंदोलन चल रहा है दिल्ली की सीमाओं पर, लगातार ये आंदोलन बड़ा होता हुआ जा रहा है, लगातार किसानों का समर्थन मिल रहा है। हमने अलग अलग तस्वीरें अलग अलग राज्यों की देखी, जिस तरह से वहां से जो किसान समर्थन देने के लिए चलते उनको रोका जा रहा है। जी। लेकिन जैसे कि अभी राजेंद्र जी ने भी कहा है कि स्थानीय सांसद या विधायक या सरकार का कोई भी नुमाइंदा जो है जहां पर प्रदर्शन हो रहा है वहां पर नहीं पहुंचा, बात करने की वहां पर कोशिश नहीं की गई। बिलाल जी, हमारे केंद्र सरकार के विधायक, मंत्री और जो भी पदाधिकारी हैं, इनके 2 चेहरे हैं। ये सामने कुछ करते हैं और इनके पीठ पीछे इनका उद्देश्य ठीक नहीं होता है। किसानों के प्रति ये ईमानदारी और वफादारी के साथ काम नहीं कर रहे हैं। इनका ये मानना है कि इस आंदोलन को या तो हम भ्रमित कर दें या इसे ये कहें कि कुछ अपने अराजक तत्वों द्वारा उनके बीच में भेजकर इस आंदोलन को बदनाम कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा समय तक इनको थोड़ा इस आंदोलन को खींचा जाए, ताकि ये बेचारे गरीब किसान भूखे और प्यासे और सुविधाओं से
परेशान हो गए, जो इनको अब असुविधाएं मिल रही उससे परेशान हो गए, ये मतलब अपने गिड़गिड़ाएं हमारे आगे और अपने आंदोलन को तोड़ दे। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि एक आग की तरह पूरे देश में किसानों के बीच में तेज हवाओं के माध्यम से और हमारे जनप्रतिनिधियों के माध्यम से ये बातें पहुंच रही हैं कि ये तीनों काले कानून के द्वारा हमारे देश के किसानों को बर्बाद करने की एक साजिश है। और एक जैसे जैसे समय बीत रहा है, दिल्ली को पूरी मतलब इत्मीनान के साथ पूरे चारों तरफ किसान लग गया है और किसान इस बार नहीं मानने वाला है, क्योंकि अगर मान गया तो वो बेसहारा हो जाएगा, गरीब हो जाएगा, उसके बच्चे सड़कों पे आ जाएंगे, उसके हाथ में कुछ नहीं बचेगा। और यहां तक ये सरकार की जो एक साजिश है कि किसान को बर्बाद करके उसके बच्चों के हाथों में कटोरा थमा दो, उस साजिश को अब ये किसान नहीं मानने वाला है। ठीक है सर, ठीक है सर, क्योंकि अब किसान भी जो है अपने हक की लड़ाई, अपने जो है घर खेत खलियान छोड़कर दिल्ली की सीमाओं पर डटा हुआ है। राजेंद्र जी, एक तरफ तो केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार सबका साथ सबके विकास की बात करती है, बहन बेटियों की बात करती है, लेकिन किसान, अन्नदाता, बहन बेटियां, बुजुर्ग, बच्चे दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और वो वहां पर मांग कर रहे हैं। फिर बातचीत का एक लंबा दायरा क्यों खींचा चला जा रहा है, एक लंबा वक्त क्यों बीता? देखिए, क्या लगता है आपको? इनका जो नारा है सबका साथ सबका विकास, वो नहीं है, वो उसको पहले ध्यान से अगर देखा जाए तो सबका साथ सबका विनाश है। वो विकास की ऐसी कोई डोर नज़र नहीं आ रही है कि जिससे लगे अगर विकास की ऐसी डोर आती तो देश का किसान आज दिल्ली में के जो रहनुमा हैं उनकी तरफ बैठा हुआ सड़कों पर देख नहीं रहा होता। इनको दिखाई नहीं देता। एक तरफ कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिलाओं की सुरक्षा करो, किसान देश का अन्नदाता, ये सिर्फ एक ढकोसलेबाजी है। उस ढकोसलेबाजी में किसान कब तक आएगा? ये कहीं ना कहीं ये एक दिन फूटना था, वो फूट चुका है। अब इससे ज़्यादा और क्या होगा? बस किसान, ये है कि किसान एक शांति चाहते हैं, अमन चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है ये लोग नहीं सोच रहे हैं जो दिल्ली में बैठे हुए हैं। किसान फिर भी सोच रहा है क्योंकि देश हमारा है तो इस देश को क्यों नुकसान पहुंचाया जाए, तो इसलिए शांतिपूर्वक हम अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन अगर किसान उग्र हो गया तो ये हो सकता है कि देश की हालत बद से बदतर हो जाएगी। और ये जो बार बार ये कहते हैं कि भाई ये बाहरी ताकतें हैं जो इस आंदोलन को चिंगारी दे रही है, वो एक भ्रम पैदा करने वाली बात है। अगर ऐसा कुछ होता तो ये आंदोलन इतने लंबे समय तक शांतिपूर्वक नहीं चलता। अभी भी आप देख सकते हैं कि इस आंदोलन में ऐसी कोई चीज देखने को नहीं आई कि जहां लगता है कि शांति व्यवस्था भंग होने वाली है कहीं भी, क्योंकि अपने घर से अन्न ला रहे हैं, अपने घर से खाने पीने की व्यवस्था ला रहे हैं। सरकार की तरफ हम हम तो सरकार की तरफ से ये देख रहे हैं कि कब हमें बुलाए और सीधे सीधे हमसे बात करें। और ये जो आंदोलन है वो बहुत ही सुखद अनुभव के साथ हम ये कहेंगे कि ये खत्म हो जाए, क्योंकि इसमें कोई परस्पर विवाद हो ऐसा हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं। और मैं सरकार से भी फिर अपील करता हूं कि ये आप अपना जो अहम है उसको तोड़ के किसानों को अपने गले लगा लीजिएगा, तो इस देश का भला हो जाएगा, अन्यथा इस देश का भला नहीं होगा। बिल्कुल। लेकिन राजेंद्र जी, अगर पूर्व की वार्ता की बात यहाँ पर की जाए, जिस तरह से 6 दौर की बातचीत हो चुकी है उसमें कोई समाधान नहीं निकला, 7वें दौर की बातचीत चल रही है, क्या लगता है आपको कितनी खास है? और अगर कोई समाधान फिर से नहीं निकल कर आता है, आने वाला कल क्या होगा, आने वाला कदम क्या होगा किसानों का? मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सरकार के जो दांत हैं वो बिल्कुल हाथी के दांत वाली कहावत पे सिद्ध हो गए हैं यहाँ पर, कि खाने के और दिखाने के और। सरकार ने कभी भी वार्ता के लिए नहीं पहल करी, ये किसानों ने पहल करी कि भाई हम वार्ता करने के लिए तैयार हैं, आप हमसे बात कीजिएगा, क्योंकि हम नहीं चाहते कि देश में कोई भी ऐसी चीज़ हो या हम किसान बिरादरी जो है वो बदनाम हो कि भाई आप लोग इतने दिन से बैठे हैं या कोई भी आप अराजक तत्व हैं उनको अपने साथ लिए बैठे हैं। कहानी क्या होती है कि ये गलत तरीके से बुलाते हैं और गलत मांगों पे बात करने की बात करते हैं। मैं आपको कुछ चीज़ है वो मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। ये 24 तारीख को जो लेटर हैं वो कृषि मंत्रालय का 24 तारीख को एक लेटर आया था कि आप आइएगा और हम आपसे इन मुद्दों पे बात करने के लिए तैयार हैं। जैसे ही वो लेटर आया, किसानों के पास आया, वो दूसरा लेटर इन्होंने कवरिंग लेटर जो है वो कवरिंग लेटर किसानों ने दिया है, उस लेटर को लगा के उसकी आख्या देके
कि आप जो है ये एक तरीके का भ्रम फैला रहे हो, वो भ्रमात्मक लेटर आप देने बंद करिएगा, सीधे सीधे मुद्दों पे बात करिएगा, क्योंकि जो मुद्दे किसानों के होते हैं, जो हम लोग अपने मुद्दे इनके सामने रखते हैं, कभी भी इन्होंने वो मुद्दे जो हैं वो मीडिया से रूबरू होते हुए इन लोगों ने उन मुद्दों को हमेशा तोड़ मोड़ के पेश किया है। तो इसी वजह से एक ये लंबा विवाद का विषय तो यही है कि ये लोग जब तक सीधी बात को समझ नहीं रहे, ये जब तक खुद नहीं समझ रहे हैं तो ये दूसरे को क्या समझाएंगे। ये बहुत बड़ा क्या कहते हैं अहम मुद्दा ये है कि ये पहले सीधा समझें, और बार बार जो ये वार्ताएं विफल हो रही हैं उसका विफलता का कारण जो है किसान नहीं है, क्योंकि ये लोग समझना नहीं चाहते हैं। मैं आपको एक बता देता हूं, मैं पूर्व की बात बता रहा हूं कि जो कृषि मंत्रालय के विवेक अग्रवाल जी हैं, जो सारा का सारा देखते हैं, उनसे मेरी 1 साल पहले किसी यात्रा को लेकर, कुछ मांगों को लेकर इनसे मेरी बात हुई थी। वो बात जो है 2 घंटे लगातार हम लोगों ने बात करी। 2 घंटा बाद जो है जो समस्याओं को हम उनसे बहुत पहले समझा चुके थे, 2 घंटा लगातार उनको पढ़ाने के बाद जब उनको लास्ट में ये कहना पड़ा कि आप इस पर ज्यादा कहते हैं रिसर्च करके आए हैं, इसलिए मैं आपकी बात मान लेता हूं, क्योंकि हम लोग इनको जानते नहीं हैं। मेरा कहने का मतलब ये है, कहानी क्या है कि ये जितने भी बिल बनाते हैं, जो भी काम करते हैं, ये एक बंद कमरे में बैठ के करते हैं। मैं इनसे पहले भी बोल के आया था कि आप लोग जो है ये बंद कमरे में ये जो फैसले लेने वाले हैं सरकार किसानों के लिए, ये लेने बंद कीजिएगा। आप इन बंद कमरों से बाहर निकलिए, किसान का दर्द आप जानिएगा। किसान का दर्द अगर आप जानने की कोशिश करेंगे तो आप अच्छे फैसले करेंगे और किसानों को दिल्ली की तरफ कूच करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है सर, तो क्योंकि जिस तरह से अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर किसान है, तो अगर किसान की समस्याओं का समाधान हो जाएगा, फिर सड़कों पर क्यों किसान उतरेगा? भी बड़ा अहम सवाल है। किसान तो अपने खेत खलिहान में काम करेगा, देश के लिए अन्न उगाने का काम करेगा। अरविंद जी, आपको क्या लगता है, जो किसान और सरकार के बीच का जो गतिरोध है वो खींचा क्यों चला रहा है? लंबा क्यों ये आंदोलन चल रहा है? इसको खत्म करने की कोशिश क्यों नहीं की जा रही है? आज जो बातचीत चल रही है 7वें दौर की, अगर उस बातचीत की भी यहाँ पर बात की जाए, कई घंटे का वक्त बीत चुका है, फाइनल स्टेज तक जो है बातचीत नहीं पहुंची है। बिलाल जी, मैं पहले भी कह चुका हूं कि अगर ये बिल इनका सिर्फ 1 या 2 महीने पहले बनाया हुआ हो और ये इनका अस्थाई बिल होता तो ये आज ही खत्म कर देते। इस बिल की नींव उन्होंने 5 साल पहले से डाल दी है। इनके बहुत बड़े लेवल पे कोल्ड स्टोर तैयार हो गए हैं। इनके उद्योगपतियों ने, चाहे बाबा रामदेव हो, चाहे अडानी जी हो, चाहे अंबानी जी हो, अडानी जी ने AAL एग्रीकल्चर एग्रो और लॉजिस्टिक लिमिटेड नाम से इनकी एक कंपनी बनाई और उसको इन्होंने जगह जगह गोडाउन बना दिए। ठीक है ना। अब उसमें अरबों खरबों रुपया इन्वेस्ट करवा दिया है। तो अब ये एकदम से डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि यदि हम इस बात को मान लेंगे तो हमारे जो इतना हमारे चुनाव में खर्चा किया हुआ है, हमें हेलीकॉप्टर दिए हैं, हमें हवाई जहाज दिए हैं, डेली ये यात्राएं कराते हैं, तो ये सुख सुविधाएं कहां से आएंगे अगर हम मान लेंगे, और ये उनके बुरे हो जाएंगे। लेकिन ये लास्ट में मैं आपको बताता था, किसानों का इनके ऊपर इतना बड़ा दबाव बढ़ चुका है। देखिए, विपक्ष भी किसानों का साथ दे रहा है, और मैं समाजवादी पार्टी का सच्चा सिपाही और आदरणीय नेताजी का शिष्य होने के नाते से और भूतपूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के विचारों पे चलने वाला हूं, और हमारे पूरे उत्तर प्रदेश में और जहां जहां समाजवादी विचारधारा है, किसी भी तरह से किसानों की मदद करने को तैयार है और हम उनका समर्थन करते हैं। और हम आग्रह करते हैं केंद्र सरकार से कि अब वो हट धर्मता छोड़ दे और किसानों की बात मान ले, क्योंकि किसानों की आन मान। लेकिन अरविंद जी, ये भी सवाल उठ रहा है और लगातार ये भी आरोप लग रहा है कि विपक्ष जो है किसानों को बरगलाने की कोशिश कर रहा है, और किसानों के बहाने विपक्ष अपनी खोई हुई जो राजनीतिक जमीन है उसको पाने की कोशिश कर रहा है। विपक्ष का रोल तो जो कूटनीति और षड्यंत्र है ये लोग अदा करते हैं। आज बंगाल में जाके ममता दीदी को किस तरह घेर लिया गया है, वहां पर कोई कारनामे नहीं हो रहे हैं, सारे कुछ इन लोगों के द्वारा वहां अफवाह फैलाई जा रही है। इनके गजेंद्र शेखावत जी जो जल संसाधन मंत्री हैं वो तक कूद गए, 7 मंत्री इन्होंने बंगाल में उतार दिए। मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये तो मौलिक अधिकार है हर किसी का, विपक्ष का ये रोल अदा करते हैं। आज जो देश में, सुनिए, आज बिलाल जी, जो देश में विपक्ष है उसका काम है मुद्दा उठाना। विपक्ष
अगर सो जाएगा तो इस देश का भला नहीं हो पाएगा। हम विपक्ष में हैं, हम लगातार किसानों के फेवर में मुद्दा उठाएंगे, चाहे इनको बुरा लगे या भला लगे। हमारा काम है मुद्दा उठाना और किसानों के हित में मुद्दा उठाऊंगा। आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है, मैं इसी सवाल का जवाब देना चाहता हूं। सरकार के जो पेट में दर्द है वो पेट में दर्द दूसरा है। सरकार के पेट में दर्द सिर्फ इतना है कि ये जो मटका है बुराई का, ये किसके सर फोड़ा जाए, क्योंकि सरकार के पास सारे तंत्र हैं, इंटेलिजेंसी हैं, सारी LIU है, सब है, सबसे उन्होंने पता कर लिया कि इस जो आंदोलन में कहीं से कहीं तक भी किसी भी राजनीतिक पार्टी का कोई हाथ नहीं है, कोई भी इसमें कोई किसी को सहारा नहीं दे रहा है। तो इनकी सिर्फ मनगढ़ंत कहानी है कि सिर्फ इनकी परेशानी ये है कि कहीं ना कहीं ये जो आंदोलन है किसान अपने दम पर चला रहे हैं और किसान के घर पर हर फसल होती है। भाई अब हमने धान की फसल कर ली, अब गेहूं की तैयारी कर रहे हैं, आगे किसी और फसल की तैयारी करेंगे। हमारे घर तो फसल आएगी, अपना यहाँ दिल्ली की तरफ को देते रहेंगे, भैया चलो बैठे हुए हैं, बैठे रहेंगे। तो कहीं ना कहीं ये उस बुराई के मटके को ये किसी ना किसी विपक्षी पार्टी पे फोड़ना चाहते हैं। वो इन्हें कोई पुख्ता सबूत इनके हाथ नहीं लग रहे, नहीं अब तक तो ये फोड़ चुके होते, ये भी मैं आपको बता दूं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि विपक्ष इस आंदोलन को उकसा रहा है या विपक्ष इसको प्रायोजित कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इनको दूर दूर तक भी ऐसी कोई चीज नजर नहीं आई है, क्योंकि ये तो सिर्फ कभी कहते हैं कि राजस्थान आ गए हैं, कभी लाल झंडे लग रहे हैं, कभी ये कुछ कहते हैं, कभी टुकड़े टुकड़े गैंग कहते हैं। ये इनका सिर्फ मनगढ़ंत कहानी है, इसमें इस पे आप ना जाएं तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ये जाने लायक चीज नहीं है, ये सिर्फ मुद्दे से भटकाने वाली चीज है। ठीक है, मुद्दे पे सीधी। लेकिन राजेंद्र जी, एक तरफ तो लगातार केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार लगातार खुद हमारे प्रधानमंत्री किसान हितैषी होने का दावा करते हैं, लगातार वर्चुअल संवाद अलग अलग राज्यों के किसानों से किया जा रहा है। मैं आपसे, लेकिन जो आंदोलन कर रहे हैं किसान, उनका दर्द, उनका दुख नजर क्यों नहीं आ रहा है? देखिए, मैं आपको बता देना चाह रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी ने 2 करोड़ लोगों से वर्चुअल संवाद किया था। आप दिल्ली में बैठे हुए देश के विभिन्न कोनों में जो बैठे हुए किसान हैं उनसे आप वर्चुअल संवाद कर रहे हैं, टीवी के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से कर रहे हैं। अरे आप अपने घर के द्वार खोल लीजिएगा, देखिए किसान बैठे हुए, जो पीड़ित है वो तो आपके द्वार बैठे हुए हैं, आप सीधा उनसे संवाद कर लीजिएगा ना, क्या दिक्कत है? आप गुरुद्वारा मत्था टेकने जा सकते हैं, अरे भैया आप गुरुद्वारा तो वहां बैठा हुआ है, वहां चले जाओ। भाई आपके पास तंत्र है, सब कुछ है आपके पास, आप दिल्ली से कोई से बॉर्डर पर चले जाओ, सिंधु बॉर्डर आपसे कितना दूर है? 20 मिनट की दूरी पर है। आपने संवाद किया है, आपने संवाद अपनी मर्जी से किया है, उन लोगों से किया है जिनके सामने आप बोल सकते हो, वो नहीं बोल सकते, बस आपसे वो कह नहीं सकते। बस मुझे आप बैठा दो टीवी के सामने, मैं टीवी पे जो देख रहा हूं मैं देखता ही तो रहूंगा, सुनता ही तो रहूंगा, मैं कह तो नहीं सकता हूं अपनी बात को। आप सीधे बात कीजिएगा ना, वर्चुअल संवाद की जरूरत क्या पड़ गई आपको? आप सीधे संवाद कीजिएगा, मन की बात करते हैं, मैं भी अपनी मन की बात करता हूं जी, मेरी मन की बात सुन लो। वो तो सामने वाले के ऊपर निर्भर करता है कि उसे मेरी मन की बात अच्छी लगी नहीं लगी, मैं कह ही नहीं सकता। ठीक है सर। अरविंद, आपको क्या लगता है, जिस तरह से लगातार जो है सरकार की तरफ से भी यह आरोप लगता है कि जो पूरा आंदोलन जो चल रहा है किसानों का, और इन किसानों को लेकर राजनीति की जा रही है, यह आरोप लगातार वो विपक्ष पर लगाते रहे, लेकिन आपको क्या लगता है कि एक्चुअल में राजनीति कौन कर रहा है? देखो बिलाल जी, इनका गलत आरोप है। जिस तरह से हमारे साथी किसान साथी ये राजेंद्र जी कह रहे हैं, इनकी बात सही है, मैं इनका समर्थन करता हूँ। देखो, इन भारतीय जनता पार्टी के अंदर ये एक बीमारी है इन लोगों के अंदर कि ये गलत काम तो खुद करते हैं, लेकिन अपने गलत काम का ठीकरा जो है विपक्ष के सर पे फोड़ना चाहते हैं। देखिए, विपक्ष चाहे वो कांग्रेस सरकार हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे बसपा हो, अगर विपक्ष में अगर आप लगातार अन्याय कर रही हो तो विपक्ष देख नहीं सकता है ना। विपक्ष को कल चुनाव में जाना है, किसानों को क्या जवाब देंगे? आज अगर आप तो गलत कर ही रहे किसानों के साथ, अगर हम किसानों का समर्थन नहीं करेंगे तो किस हैसियत के साथ हम मैदान में जाके चुनाव लड़ेंगे? किस हैसियत के साथ हम उनके घर पे जाके वोट मांगेंगे? हमें तो, इनको तो डर भय नहीं, ये तो केंद्र में बैठे हुए हैं। लेकिन अरविंद जी, कितने मुद्दे ऐसे हैं कि विपक्ष में रहते हुए उन मुद्दों को उठाया गया जी। अगर अभी सत्ताहीन पार्टी की बात की जाए, जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तो महंगाई को लेकर लगातार बीजेपी के नेता सड़कों पर उतरते थे। आज वो सत्ता में है, उन मुद्दों को भूल चुके हैं, तो फिर सत्ता हासिल होते ही उन मुद्दों को क्यों भुला दिया जाता है विपक्ष? ये एक्चुअली में माइस्टीरियस सिस्टम है इनका, बहुत षड्यंत्र है, तगड़ा षड्यंत्र है। इन्होंने जो हमारे देश के पूर्वजों ने, हमारे देश के आदरणीय नेताओं ने जो 70 साल में संपत्ति बनाई थी, इन्होंने उस संपत्ति को
7 सालों में बेच दिया या बर्बाद कर दिया। हमारे देश के संसाधन बुरी तरह से पस्त कर दिए गए। आज हमारे देश की बागडोर विदेशियों के और पूंजीपतियों के हाथ में देने की कोशिश की जा रही है। ये एक देश को बेचने का, हमारे लोकतंत्र को गिरवी रखने का बहुत बड़ा देश पे खतरा मंडरा रहा है। और इसीलिए अरे अभी तो ये किसान सामने है, अभी हमारे देश का देखना, जब और देश का बुरा होगा तो हमारे देश का बच्चा बच्चा अपने देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए आगे आएगा और इनसे लड़ाई लड़ने का काम करेगा। ठीक है सर। राजेंद्र जी, फाइनल कमेंट में आपसे चाहूंगा, 7वें दौर की जो बातचीत है वो कितनी खास है और आने वाला कल जो है किसान और सरकार के लिए कैसा होगा सर? देखिए, मैं आपसे फिर कहना चाहता हूँ कि भाई हम लोग सरकार के बुलावे पे गए हुए हैं और हम नहीं चाहते, हमको जिद करे हुए नहीं बैठे हैं। हम तो सिर्फ सरकार से न्याय की उम्मीद कर रहे हैं। और आप पूरा देश चला रहे हो, कानून आपके आप बनाने वाले हो, तो आप बिगाड़ने वाले भी, आप उस कानून बिगाड़ने में दिक्कत क्या है आपको? आपको लग रहा है कि भाई ये फ़ायदेमंद हमने बनाया और किसानों को लग रहा है कि भाई ये इससे फ़ायदा नहीं है, तो आप आज तक समझाने का 7वें दौर की आज जो बैठक चल रही है, अभी तक आप समझाने में ये सक्षम नहीं रह पाए कि इससे ये फ़ायदा है, क्योंकि किसानों ने तो आपको समझा दिया कि इससे नुकसान इतने हैं। लेकिन आज तक आप देश के किसान को आप ये समझाने में सक्षम नहीं रहे, क्योंकि आपके पास तंत्र है, आपके पास प्रचार प्रसार के सारी सामग्री है, आपके पास सांसद हैं, विधायक हैं, लेकिन आप आज तक ये समझाने में नहीं रहे कि इस बिल से इतने फायदा हैं। किसी भी सरकारी संस्था की तरफ से या सरकार के किसी भी, क्या कहते हैं, नुमाइंदे की तरफ से अभी तक खुले मंच पे ये बात नहीं समझाई गई है कि इस बिल से ये फायदा है, ये फायदा इससे क्योंकि कहानी क्या है, कहानी में एक बड़ा की मोड़ है, उस मोड़ पे कोई जाने के लिए तैयार नहीं है। मैं आपको बता देता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने एक झूठा वादा कर रखा है देश के किसानों से कि हम आपकी आय जो है 2022 में दुगनी करेंगे। अब धीरे धीरे 2022 सामने आ गई, इनके पास ऐसा करने के लिए कुछ नहीं है, तो इन्होंने इस बिल को सामने ला के रख दिया है कि, जबकि मैं बता देता हूं आपको कि इस बिल का इन्होंने 2012 में जब उस समय की जो सरकार थी वो लाना चाह रही थी, तो इन्होंने विरोध किया था, क्योंकि ये विपक्ष में थे और इनके शीर्ष नेतृत्व जो नेता थे उन्होंने पुरजोर से इसका विरोध किया, इसे लागू नहीं होने दिया। आज इन्होंने क्या है कि आज इन्होंने ऐसी व्यवस्था में इसे लागू कर दिया जहां की विपक्ष को विरोध करने की गुंजाइश ही नहीं बच पाई, क्योंकि संसद जो है वो सुचारू रूप से चल रही थी। तो इन्होंने जब वो कर दिया तो इनको कहीं ना कहीं इनको पता था कि ये अब सड़क पर ही आके इसका विरोध होगा। तो और जो तुम्हारा 2022 का है, 2022 में जो आय दुगनी करने वाले थे, तो ये ठीक रहा, आप यहाँ फोड़ दो कि हम तो एक बिल लेके आए थे जिसमें किसान की आय दुगनी हो जाएगी और आप लोगों ने उस बिल को लागू नहीं किया, तो इसलिए हम आपकी 2022 में किसान की आय दुगनी नहीं कर पाए। ये सीधी सीधी उससे पीछे खटाने वाली। लेकिन जिस तरह से 2022 में विधानसभा का चुनाव भी होना है, तो उसको लेकर भी जो है जनता, किसान जो है अपने अपने हिसाब से सरकार को जवाब देगा। अरविंद जी, आपसे भी मैं फाइनल कमेंट में चाहूंगा, क्या लगता है आपको? फाइनल कमेंट सर, क्योंकि वक्त बहुत कम है मेरे पास। देखिए, आने वाला कल क्या होगा? सरकार पे दबाव बहुत ज्यादा है। बिल्कुल सरकार निश्चित रूप से अन्याय तो नहीं कर पाएगी और सरकार का चारों तरफ से और विपक्ष का भी बहुत दबाव है, तो सरकार को मानना पड़ेगा। हो सकता है पूरी बात ना मान के थोड़ी बहुत संशोधन करें वो, बिल्कुल कहीं ना कहीं कुछ, लेकिन कुछ ना कुछ वो करेंगे जरूर, खाना होगा। आदरणीय हमारे देश के प्रधानमंत्री को करना भी चाहिए, बिल्कुल करना पड़ेगा। निवेदन करता हूं कि किसान को परेशान न करे और बात मान ले और किसानों बिल्कुल अरविंद जी, कहीं ना कहीं जो है समाधान तो पूरा समाधान जो है वो करना होगा। बिल्कुल शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत, इस खास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत बहुत जो है आपका धन्यवाद। लेकिन सवाल यही है कि आखिरकार जो 7वें दौर की बातचीत है वो कितनी खास होगी, और जो किसानों का आंदोलन चल रहा है, जो कड़कड़ाती ठंड में किसान सड़कों पर उतरकर सरकार के सामने अपनी मांगों को रख रहे हैं और कृषि बिल को वापस लेने की मांग की जा रही है, देखना बड़ा दिलचस्प होगा आने वाला कल जो है वो सरकार और किसानों के लिए कितना खास होगा। फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार।